नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित मां वाराही धाम में लगने वाले बग्वाल मेले में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां वाराही मंदिर में घंटी चढ़ाई और राज्य की खुशहाली और तरक्की की कामना की। मुख्यमंत्री मां वाराही धाम में 4 खाम 7 थोक के बीच फलों फूलों से खेले जाने वाले विश्व परिषद पाषाण युद्ध के साक्षी बने। इस साल पाषाण युद्ध करीब 11 मिनट तक चला। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि रीठा के रतरिया नदी में बाढ़ सुरक्षा का निर्माण कार्य और वैकल्पिक अप्रोच रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। मानसखांड कॉरिडोर के अंतर्गत वाराही मंदिर के छूटे हुए अस्थापना कार्य में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कैंपस भी यहाँ बनाया जा रहा है। जिले के सभी विद्यालयों के भवन सौंदर्यीकरण सहित उनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जा रही। पहले चंपावत के लोगों को अपने वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सही नहीं करने के लिए कलेक्टर जाना पड़ता था। हमने युवाओं की और यहाँ के लोगों की परेशानी को समझते हुए चंपावत में ARTO कार्यालय खोलकर इस परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है। मैं आप सभी को विश्वास करता हूँ कि जब तक हम उत्तराखंड के साथ ही चंपावत को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जिला नहीं बना देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? सीएम धामी जो है वो वाराही धाम पहुंचे हैं, वहां के मेले में उन्होंने प्रतिभाग भी लिया है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि हर साल जो है ये मेला होता है और इस मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे। वहां पर उन्होंने मां का आशीर्वाद भी लिया और आशीर्वाद के साथ ही उन्होंने प्रदेश के लिए भी जो है वहां पर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ जो है वहां के स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। काफी समय जो उन्होंने उस मंदिर पे उस पूरा का जो वहां पर एक मेला भी होता है उस मेले में भी जो उन्होंने लोगों के बीच में अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने मंदिर में भी दर्शन किए, पूजा पाठ किया और इस दौरान जो है वहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। जी योगेश, इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे की तमाम खबरों के लिए भी हम आपसे जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग कर लौटे खिलाड़ियों अंकिता ध्यानी, परमजीत सिंह और सूरज पनवार से भेंट की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग पर तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सूरज पनवार ने 42 किलोमीटर रेस वॉक, परमजीत सिंह ने 20 किलोमीटर रेस वॉक और अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने तीनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो आगे आने वाली प्रतियोगिताएं में पूरा समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रदेश की जनता उनके साथ है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों से सीएम धामी ने मुलाकात की है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की तरफ से भी इस बार अगर बात करें तो कई जो है जो जिस तरह से जो अलग अलग जो प्रतियोगिता हैं उनमें भाग लिया था और जब वो वापस लौटे तो उनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद किया, उनको सम्मानित भी किया। क्योंकि गर्व की बात है कि कोई ओलंपिक में उत्तराखंड का खिलाड़ी जो है वो प्रतिभाग कर रहा है और इसी वजह से जो है उन्होंने उनको जो है वो सम्मानित किया। और एक उत्तराखंड के आने वाले जितने भी वो युवा हैं जो अपना भविष्य के ऐसे खेलों में देख रहे हैं जो आने वाले समय में ओलंपिक में आगे बढ़ सकते हैं, तो मुख्यमंत्री अगर ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उन खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ता है। इसी को जानते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात भी की। जी योगेश, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर तरफ अभी भारतीयों का डंका बजा हुआ है, ओलंपिक से लेके हर जगह। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे।
गैरसैंण में 21 तारीख से 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक ओर जहां सालों से सड़कों में बने गड्ढों को पाटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रंगरोगन कर विधानसभा भवन सहित माननीयों के आवासों को चमकाया जा रहा है। वहीं माननीयों की सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को चाक चौबंद करने में प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। घोषणा के बाद भी जिला नहीं बना 3 दिवसीय सत्र को लेकर क्षेत्रीय जनता में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। वहीं सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता सत्र को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। गैरसैंण को लेकर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं जनता में गैरसैंण में सत्र कराए जाने को लेकर उत्साह न दिखाना सरकारों का गैरसैंण के प्रति उदासीन रवैया भी इसका एक मुख्य कारण माना जा रहा है। गौरतलब है कि गैरसैंण में पूर्व की बहुगुना सरकार कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और तत्कालीन कर्णप्रयाग विधायक और डिप्टी स्पीकर अनुसुया प्रसाद मैखुरी के प्रयासों के बाद साल 2013 में विधानसभा भवन का भूमि पूजन किया गया। इसी के साथ आपको बता दें, साल 2013 में ही हरीश रावत सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में क्रीड़ा मैदान में टेंट वाली विधानसभा का आयोजन के साथ विधानसभा भवन का शिलान्यास भी किया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, गैरसैंण में 21 तारीख से 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर? कल से विधानसभा का सत्र जो है वो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सत्र है ये और 3 दिन का ही ये सत्र है। गैरसैंण में पूरी तैयारी इसको लेकर कर दी गई है क्योंकि इस बार का सत्र जो है वो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होने जा रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज जितना भी उत्तराखंड में मंत्रिमंडल है, नेता हैं जो मौजूद हैं, यहाँ पर विधायक जो मौजूद हैं, वो सभी गैरसैंण के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कल से सत्र शुरू होगा, 3 दिन का ये सत्र होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट भी आ रहा है क्योंकि विभागों के पास इस समय बजट नहीं है जो सरकारी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो लगभग बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ का बजट इस समय आ सकता है। पूरी तैयारी वहां पर की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार का सत्र बहुत अच्छे तरह से जो है वो निपट जाए। स्थानीय प्रशासन वहां पर वहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और पूरी तरह से जो है गैरसैंण जो भराड़ीसैंण है उसको किले के रूप में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। और सत्र जो है वो कल से शुरू होगा और 23 तारीख को खत्म होगा। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के देवघाट में शहीद दिवस मनाया गया। दरअसल 19 अगस्त 1942 को आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बड़ौला की याद में शहीद दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शहीद स्मारक देवघाट पहुंचकर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं शहीद स्मारक देवघाट पहुंचकर शहीदों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा सहित क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने शहीद स्मारक देवघाट में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, क्या कुछ अपडेट है शहीद दिवस जो 19 अगस्त को वहां पर बनाया जाता है इसको लेकर? अगर बात करें अल्मोड़ा जिले में ये विकासखंड के देहात घाट में ये जो शहीद दिवस मनाया गया, ये हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बड़ौला की याद के शहीद में यहाँ पे 19 अगस्त को ये मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है शहीद दिवस। उसी में यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे थे और शहीदों को नमन किया है। बाकी उनको श्रद्धांजलि भी दिया गया। लेकिन मेन चीज इसमें ये कहा गया कि सबसे जो हमारे जो देश के जवान है वो उत्तराखंड पे सबसे ज्यादा जवान यहाँ पे तैनात हैं और लगातार अगर शहीद की बात करें तो लगातार शहीद जो होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री मौके पे पहुंचे और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है, जिसमें तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और जितने भाजपा के पूर्व मंत्री हैं और महामंत्री पूरन रावत, मतलब सब लोग वहां पे मौके पे पहुंचे थे। जी सत्यजीत, इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जनहित के मुद्दों पर जवाब देने से बचने का आरोप लगाया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उप नेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी ने विधानसभा में मानसून सत्र की अवधि कम होने को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर विधायक सरकार से जनहित के मुद्दों पर सवाल करते हैं। इन सवालों से बचने के लिए सरकार ने सदन की अवधि सीमित की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पूर्व कार्य में मंत्रणा समिति की बैठकों का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, क्योंकि सरकार सत्ता के मद में मदमस्त है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों के अनुरूप सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जा रही है। मंत्रणा है, कार्य मंत्रणा में तय हम करेंगे कि सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए, हम ये कोशिश करेंगे। हमने तो पिछली बार कार्य मंत्रणा से भी त्याग पत्र दे दिया था, मैंने भी और नेता प्रतिपक्ष ने भी, ये कहते हुए कि सरकार कार्य मंत्रणा में जो चीज़ तय होती है तदनुसार सत्र नहीं चलाती। जो सरकार कार्य मंत्रणा की भी जो है अवहेलना करे और उसके बाद जो है अपनी मनमर्जी से सत्र चलाना चाहे तो हमने त्याग पत्र दिया है। अब विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है बिना कार्य संचालन नियमावली के जो है सत्र आहूत कराना चाहे तो कराए। उनके पास बहुमत है, सत्ता के लोक सत्ता के मद में मदमस्त होकर के सत्र को जो है अपने तरीके से चलाना चाहे तो चलाए। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम सरकार को सदन के अंदर फिरने का। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला गुलाब कोटी छिनका में भारी मलबा आने से मार्ग में रुकावट हुई। देर शाम हो रही पहाड़ों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार गुलाब कोटी के पास में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से तीर्थ यात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला छिनका गुलाब कोटी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से सभी प्रकार के वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। तीर्थ यात्री से लेकर स्थानीय लोग मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। संबंधित विभाग की बड़ी बड़ी मशीन घटनास्थल पर पहुंची हुई है। पूरे प्रदेश में भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जनपद पौड़ी के विकासखंड पाबू में एक अनोखा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर भाइयों के साथ साथ महिलाओं ने हरे भरे पेड़ों की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना की और पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा। ये मामला सुनने में थोड़ा अटपटा तो लग सकता है, मगर ये हकीकत है। दरअसल यहाँ मामला नगर पालिका पौड़ी के कूड़ा निस्तारण के लिए मंडानखाल में बनाए जा रहे ट्रेचिंग ग्राउंड से जुड़ा है, जहां पर पाबू ब्लॉक की महिलाओं ने ट्रेचिंग ग्राउंड की जमीन पर हरे भरे पेड़ पर आरी चलने से पहले उन पर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान से कामना मांगी। भगवान इन पेड़ों की दीर्घ आयु दें, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ को काटने के लिए उन्हें चिन्हित किया गया है। इसके विरोध में स्वरूप महिलाओं ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चिन्हित जगह पे पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घ आयु की कामना की। सामाजिक कार्यकर्ता भरत रावत ने कहा कि जिस तरह से जिला प्रशासन पौड़ी द्वारा बिना गाँव वालों को विश्वास में लिए सैकड़ों की संख्या में हरे भरे पेड़ों पर आरी चलाने के लिए पेड़ों को चिन्हित किया गया, उसके विरोध में स्वरूप महिलाओं ने चिपको आंदोलन के तर्ज पर पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा। नगर पालिका के द्वारा मतलब ये कूड़ादान बनाया जा रहा है, तो हम लोग इसके विरोध में हैं और मतलब गांववासी भी विरोध कर रहे हैं इसका। तो मैं ये चाहती हूँ जो आज हमने रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे पेड़ों पे राखी बांधी है, तो जैसे हम अपने भाई को राखी बांधते हैं उनके दीर्घायु के लिए, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि पेड़ न कटें। और क्योंकि पेड़ कटने से आपको पता है कितने नुकसान होते हैं, प्राकृतिक नुकसान होते हैं, जो हमारी बाढ़ आपदा आती है तो सारे पेड़ काटने से होती है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एक भी पेड़ न कटे और मतलब यहाँ पे कूड़ादान न बने। नगर पालिका पौड़ी के द्वारा विकासखंड पाबो के क्षेत्र में अपना कूड़ादान बनाने का प्रयास विगत कई सालों से किया जा रहा है और क्षेत्र का दर्जा भी मिला है। वहाँ पे वो अपना कूड़ादान बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे पूरे क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। और मातृशक्ति ने एक विचार किया कल शाम को ही, और उन्होंने कहा कि उन अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले हम उन सारे पेड़ों को राखियां बांधेंगे जिन पेड़ों को वन विभाग के द्वारा अनुमति देने का कार्य या सरकार शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो पूरा इतना हरा भरा वन को नष्ट करने का कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी संबंध में आज का ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा आयोजित वहाँ पे किया गया।
विकासनगर में उफंती नदी के बीच फंसे 5 लोगों और 5 जानवरों का एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि पीपरपुर के कुछ ग्रामीण अपने जानवरों के साथ आसन नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण वो लोग अपने जानवरों के साथ नदी के बीच स्थान पर ही फंसे रह गए। ग्रामीणों के उफंती नदी के बीच फंसे होने की सूचना एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ के एसएसआई सुरेश तोमर की अगुवाई में एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की रेस्क्यू टीम ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए उफंती नदी के मझधार में फंसे लोगों तक पहुंचकर 5 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इतना ही नहीं, रेस्क्यू टीम ने इन ग्रामीणों के 5 जानवरों का भी रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है। खटीमा के आईएमए द्वारा प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, आरोपी को फांसी की सजा, अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की सुरक्षा देने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली निकालकर अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए मुख्य चौक पर पुतला दहन किया। इस दौरान सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के समस्त डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवा को छोड़कर 24 घंटे सेवाएं बंद रखी, जिससे मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। चाहते हैं कि जो भी अपराधी हैं उन्हें तत्काल बिना किसी देरी के उनको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी से कम कोई सजा ना मिले उनको, और ये मतलब जितना जल्दी ये सरकार ये करे वो अच्छा है। इसके अलावा हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी हम कामना करते हैं, मतलब सरकार से हम डिमांड करते हैं कि डॉक्टर्स को भी सेफ जोन मिले, जो उन्होंने पहले वादा किया था लेकिन वो अभी ये कार्यान्वित नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें एक सेफ जोन दे, जो हमारे डॉक्टर्स हैं अपने कार्य क्षेत्रों में सुरक्षित रहें। कोई भी हमारा डॉक्टर्स क्या, हम चाहते हैं हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो लैब वाले हो, हमारे जो भी कर्मी है हमारे अस्पताल के सभी कर्मचारी सुरक्षित रहें। ये नहीं हो कि कभी तोड़फोड़ मारपीट जो अक्सर हमें सुनने में आता है ये तत्काल में बंद हो। हमारा सिर्फ है, और ये हम चाहते हैं जो जघन्य अपराध हमारा महिला रेजिडेंट के साथ हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हुए हम चाहते हैं कि वो कार्रवाई तुरंत से तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और कोई उसमें सबूत मिटाने की कोशिश या लीपापोती ना की। गदरपुर पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। 8 अगस्त को आवास विकास गदरपुर के वेद प्रकाश अरोड़ा ने अज्ञात चोरों के द्वारा अपने आवास पर कीमती सामान और नकद रुपए चोरी होने का तहरीर पुलिस को सूचना दिया था, जिस पर गदरपुर पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा अपनी मुस्तैदी दिखावटे को चोर को चोरी हुई मामले के साथ गिरफ्तार किया गया। गदरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर जो कि गादरपुर थाने के हैं, सब इंस्पेक्टर बसंत और मुकेश, और इसी तरीके से एसओजी प्रभारी हमारा जो प्रकाश है, सब इंस्पेक्टर प्रकाश, इन तीनों लड़कों की जो पूरी टीम थी इसने काफ़ी इसमें मेहनत किया। चूँकि एक पास कॉलोनी में एक चोरी हुई थी और चूँकि इसमें लाखों रुपए गए भी थे, तो इसकी पूरी संवेदनशीलता को लेकर के हमारी टीम ने इसमें टेक्निकल और जो मैनुअल पुलिसिंग का बहुत प्रोफेशनल तरीके से उपयोग करते हुए बहुत सारे कैमरों देखने के बाद उसमें एक सस्पेक्टेड बाइक दिखी जो कि डिलक्स बाइक थी, और उसी को फॉलो करने के बाद ये 2 अभियुक्त जो कि पकड़ में आए। एक विजय कुमार है और एक बाबी है, ये थाना बेलारी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये बाबी हार्डकोर क्रिमिनल है, इस पर पहले भी 3 संज्ञेय मुकदमे हैं, और इनके पास से जो हमारी घटना में कैश गए थे उसमें से 4,92,000 रुपये और जो ज्वेलरी गई थी लगभग 7% ज्वेलरी हमारे द्वारा रिकवर की गई है, और उस तरीके से आज इन दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया है। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी घटना का दून पुलिस ने अब खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने पंजाब के 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 41 लाख रुपए के आभूषण, विदेशी करेंसी और अन्य सामग्री बरामद की गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा दूधली रोड से घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों सौरभ मनदीप को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 100% माल बरामद किया गया।
अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वो दोनों सपेरा जनजाति के खानाबदोश किस्म के लोग हैं, जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। चोरी की घटना अंजाम देने के बाद अभियुक्तों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए घटनास्थल तक आने जाने के लिए रेलवे पटरी का प्रयोग किया जाता है। घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत अपने कपड़े भी बदल लिए जाते हैं, जिससे कोई उन्हें पहचान ना सके। मैनुअल पुलिसिंग के अनुसार जो है इसमें हमारी टीम ने काम किया और इसको 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया जो तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं। इनका नाम सौरभ और मनदीप है और समस्त ज्वेलरी जो इनके साथ चोरी हुई थी वो सब बरामद हुई। बरामद ज्वेलरी के बाद जब परिजनों को दिखाया गया तो उसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए, चूंकि काफी सारी चीजें वो भूल गए थे लिखवाना। एक बहुत बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। पूछताछ में पता चला कि सपेरा जनजाति के लोग हैं, ये अपने कपड़ों को बदल देते हैं जब कहीं घटना करते हैं जिससे कहीं सीसीटीवी में ना आए। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं बहुत दूर जाकर और रेलवे ट्रैक को ही फॉलो करके जाते हैं। ये जो घर था वहां से पास में रेलवे ट्रैक है जयपुर कला में, तो उन्होंने वहां चोरी करी और रेलवे ट्रैक से पैदल ये निकल गए और इसके बाद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पकड़ते हैं। तो भी फुटेज और कहीं नहीं थी। मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर जो हमारी टीम लगी थी, बहुत बड़ा वर्कआउट किया और 41 लाख की इसमें जो पूरी ज्वेलरी थी वो बरामद कर ली गई। अभियुक्त लोगों को आज जेल में भेजा जा रहा है। सितारगंज में नानक सागर डैम में अपने दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों की मदद से युवक के शव को निकाला गया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की डूबने की एक वीडियो उसके दोस्त के कैमरे में कैद हो गई। युवक वीडियो में पानी में छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अचानक डूबने से मौत हो गई। दोस्तों ने युवक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बचाने में नाकामयाब साबित हुए। आसपास के लोगों की मदद से युवक को पानी से निकाला गया, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। कल रात हुई भारी बारिश के कारण तेजम तहसील की सिमगढ़ नदी भारी उफान से भर आई है, जिस कारण नदी में चल रहे सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा कार्य भी नदी में चल रहा था। ठेकेदार भारत भूषण सिंह ने चुफल द्वारा बताया कि नदी में रखी गई मिक्सचर मशीन, पंप, सटरिंग प्लेट आदि सामग्री जिसकी लागत लगभग 5 लाख रुपए है, वो नदी में बह गई। नदी में पश्चिम दिशा में लगाई गई सुरक्षा दीवार पर बस्ती को कोई नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन नदी का रुख अब बेलसा बगड़ के निवासियों के कृषि भूमि की ओर हो गया है, जिससे कुछ भूमि नदी ने काट दी है। अगर भविष्य में सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई तो बेलसा की भूमि नदी लगातार काट सकती है। सिमगढ़ नदी का रौद्र रूप अब किसी भी ओर जा सकता है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।